और चले बढ़ेंगे आगे और रायपुर से बड़ी खबर अब आपको बताएंगे। रायपुर में कई जगहों पर होगा दशहरा उत्सव का आयोजन। WRS कॉलोनी में प्रदेश के सबसे बड़े रावण का दहन होने वाला है और 101 फीट के रावण का यहां पर पुतला दहन होगा। कुंभकर्ण और मेघनाथ के 81 फीट के पुतले बनाए गए हैं जिनका दहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे शिरकत और राज्यपाल समेत कई नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रावण का पुतला भी तैयार है। कुंभकर्ण का, मेघनाथ का 101 फीट रावण का पुतला दहन किया जाएगा। तो वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ के 81 फीट के पुतले तैयार किए गए हैं जिनका दहन किया जाएगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद यहां पर पहुंचेंगे। वहीं राज्यपाल समेत तमाम नेता यहां पर शामिल होने की खबर है, वो भी इस दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। तो बुराई पर अच्छाई जीत का प्रतीक आज का ये त्योहार जिसे देश भर में मनाया जा रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर कार्यक्रम रखा गया है जहां सबसे बड़ा रावण का पुतला दहन होगा। मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे, विष्णुदेव साय, राज्यपाल पहुंचेंगे, तमाम नेता पहुंचेंगे और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो राज्यपाल समेत कई अन्य नेता भी पहुंचेंगे। रायपुर में कई जगहों पर वैसे तो दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो रावण का पुतला है वो बनाया गया है और दहन होगा उसका। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? देखिए, जिस तरीके से पूरे विश्व भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जा रहा है, विजयदशमी की धूम पूरे विश्व भर में देखने को मिल रही है और उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी इसका खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग आयोजनों के माध्यम से इस पर्व को मनाने की तैयारी की गई है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा और भव्य आयोजन राजधानी रायपुर में होता है। रायपुर के WRS कॉलोनी में ये आयोजन रखा जाता है जिसमें 101 फीट के रावण के पुतले का दहन होता है और आतिशबाजी को देखने के लिए प्रदेश भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। आज शाम को करीब 6:30 बजे आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के जो कई बड़े बड़े मंत्री, नेता है, विधायक जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विजयदशमी के पर्व पर जो पुतला दहन होता है उसकी तैयारियां करीब 1 महीने पहले से शुरू की जाती हैं। अब तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। शाम का इंतजार किया जा रहा है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय WRS कॉलोनी के ग्राउंड पर पहुंचेंगे और पुतला दहन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। रामलीला का मंचन वहां पर होता है और प्रदेश का सबसे बड़ा पुतला रावण का जो पुतला वो 101 फीट का वो राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में बनाया गया है। इसके अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण की जो पुतले हैं वो भी 81 फीट के वहां पर बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो चूंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं तो लोगों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। 1000 से ज्यादा पुलिस बल जो है वहां पर तैनात रहेगा। WRS कॉलोनी जो है वो राजधानी रायपुर के ऐसे इलाके में जहां पर प्रदेश भर के लोग पहुंचते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से और बिल्कुल, यानी ये कहा जा ट्रैफिक की सकता है व्यवस्था काफी को भव्य सुधार तरीके से मनाया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद है अंकित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलेंगे नागपुर, जहां पर मोहन भागवत संबोधित कर रहे हैं। दृढ़ कार्रवाई भी हुई और उनके अनुभव से उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी, क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। इससे त्रस्त मनुष्य दूसरा कुछ उपाय दिखता नहीं, इसलिए निराश होकर उनको प्रश्रय देता है। ये न हो इसलिए ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है। आर्थिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा जो प्रचलित परिमाण है दुनिया के, उसके आधार पर कहा जा सकता है हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए आर्थिक जगत के हमारे उद्योगी बंधु, विशेषकर तरुण उद्योजक, इनमें एक मादा भी दिखता है, उत्साह भी दिखता है, इच्छा आकांक्षा भी दिखती है। परंतु
ये जो प्रचलित अर्थ प्रणाली है सारी दुनिया में वही है, तो सारी दुनिया के अनुभव में उसके कुछ दोष भी आ रहे हैं। विकास के इस प्रकार के पद्धति से अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता है, आर्थिक सामर्थ्य कुछ चंद हाथों में एकत्रित होता है, शोषण करने के लिए एक नया सुरक्षित तंत्र इसमें से खड़ा हो सकता है, चिंता नहीं की तो। पर्यावरण के हानि की समस्या खड़ी हो जाती है और मनुष्यों के आपसी व्यवहार में कई प्रकार की व्यापारिक दृष्टि और अमानवीयता की बातें प्रवेश कर जाती है। इन दोषों की बाधा हमें नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में ना बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सब का जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा, ऐसा हमको बनना पड़ेगा। प्रचलित पद्धति जो है उसके दुष्परिणाम हमारे यहां भी दिखते हैं। अभी हाल में ही जो खबरें पिछले 1-2 साल से चल रही है, प्रत्यक्ष हम देख रहे हिमालय के क्षेत्र में कैसे चल रहा है। वर्षा का अनियमित होना तो सर्वदूर है, प्रकृति के प्रकोप भी बढ़ गए हैं, भूस्खलन होता है, अप्रत्याशित वर्षा होती है, हिम नदियां सूख रही है। ऐसे परिणाम गत 3-4 वर्षों में तीव्र होते चले जा रहे हैं। ये हिमालय हमारे लिए सुरक्षा की दीवार और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उसका पूरा जलस्रोत हिमालय से ही आता है। अगर प्रचलित विकास की पद्धति में से इन सारी बातों को और प्रोत्साहन मिलता हो होने के लिए, तो उस नीति का हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय की आज की अवस्था एक खतरे की घंटी बजा रही है। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती, तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, यह किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है,
ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई थी। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी है इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। हितरक्षण से भी ज्यादा ये जो हमारा आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है, उसके चलते ये चिंता होती है।